स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना महामारी रूपी आपदा जो विश्व भर में फैली हुई है, इससे बचने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। इसके लिए मैं मंजू राय, पहले दिन के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम की जानकारी दी थी, प्रश्न कैसे आएंगे, और आज मैं आरोह भाग 2 की विषय सूची प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये विषय सूची है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, देख लेना। और अब मैं काव्य खंड के पहले अध्याय से शुरू करूंगी, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ये रही हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इसको देख लेना। और अब मैं कविता का सारांश शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ जैसा कि शीर्षक देख रहे हो तुम लोग, आत्म परिचय। तो आत्म परिचय शीर्षक से ही स्पष्ट हो गया है अपना परिचय। तो बच्चों, ये अपने आप को इस संसार में सबसे कठिन है अपने आप को जानना। सबको तो जान लेते हैं सब लोग, लेकिन अपने आप को जानना बड़ा ही कठिन होता है। तो कवि ने अपना परिचय समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। मैं क्या हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, इस बात को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। समाज में व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा होता है यानी कभी मधुर होता है संबंध, तो कभी कड़वा होता है। इस सांसारिक जीवन को जीने के लिए संसार से पूरी तरह से कट जाना, उससे निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाणों से, अपने क्रियाकलापों से, शासन प्रशासन से चाहे जितना भी कष्ट दे, फिर भी मनुष्य दुनिया से कट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का स्रोत जो है, उत्स जो है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए पूरी कविता में वह लगातार दुनिया से अपने इसी विरोधमूलक संबंधों के मर्म को बताते चलते हैं। पूरी कविता का सारांश बस यही है कि दुनिया से उनका संबंध प्रीति और कलह का है। उनके इस भाव को जब आगे कविताएं पढ़ेंगे आप लोग, तो देखेंगे कि ये काव्य पंक्तियों में ही उनके पूरे जीवन का जो सांसारिक संबंध है वो दिखाई देता है कि उनका जीवन किस तरह से विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, ये कथन उनके जीवन के विरोधाभासों को स्पष्ट करते हैं। और इन्हीं विरोधाभास मूलक सामंजस्य को साधते साधते उनका व्यक्तित्व मस्ती और दीवानगी से भर गया, और कुछ ऐसा भाव पैदा हुआ जैसे किसी कवि की ये पंक्ति है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। ऐसा भाव उनकी इस कविता में दिखाई देता है। तो ये रहा उनकी कविता आत्म परिचय का सारांश। अब मैं कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। यहाँ मैं शब्द के द्वारा कवि ने स्वयं को संबोधित किया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार शब्द से आशय ये है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को तमाम उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। नाते, रिश्ते जो कुछ भी हैं, इन सारी चिंताओं का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन उसे चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को कवि ने जग जीवन का भार कहा है। कवि कहता है कि यद्यपि उसके जीवन में उत्तरदायित्व निर्वहन की कमी नहीं है, तमाम उत्तरदायित्वों से वो घिरा हुआ है, तमाम जिम्मेदारियों से वह घिरा हुआ है, फिर भी उसका जीवन लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ है। जबकि इन उत्तरदायित्वों का, इन रिश्ते नातों का निर्वहन करते करते लोग प्रेम शून्य हो जाते हैं,
तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कवि इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी प्रेम से शून्य नहीं हुआ है। उसका व्यक्तित्व प्रेम से परिपूर्ण है। उसके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। इस बात को कवि ने इन पंक्तियों में स्वीकार किया है और यही उसका संसार के लोगों से और उसके में यही अंतर है। लोग जहाँ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते प्रेम शून्य हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, कवि के जीवन में भी उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कमी नहीं है। फिर भी वह उनके निर्वहन से कभी भी उबता नहीं है, तनावग्रस्त नहीं होता है। उसका हृदय सबके लिए प्रेम से भरा हुआ है। अब कवि के हृदय में यह विशेषता कैसे आई, कवि के व्यक्तित्व में यह विशेषता कैसे आई, इस बात को स्पष्ट करते हुए कवि स्वीकार कर रहा है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी ने, यहाँ देखिए किसी ने, कवि ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उस विशेषता को लाने वाला कौन है। वह अस्पष्ट है। उसका कोई भी प्रिय व्यक्ति हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, ईश्वर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मैं प्रिय व्यक्ति से ही संबोधन करूंगी कि वह इस बात को स्पष्ट करता है, स्वीकार करता है कि किसी उसके प्रिय व्यक्ति ने उसके हृदय में उस प्रेम भाव को जगा दिया। जैसे वीणा में तार लगे रहते हैं और उसमें मधुर स्वर भरे होते हैं, किंतु जब तक उन्हें छुआ न जाए उन तारों के मधुर स्वर सुनाई नहीं देते। उसी तरह से कवि के जीवन कवि का जीवन प्रेम से भरा हुआ है और उसका जीवन जो सांसों के आरोह और अवरोह रूपी दो तारों से चल रहा है, उस तार को किसी उसके प्रिय व्यक्ति ने छूकर उसके हृदय में उसके जीवन को प्रेम से भर दिया है। काव्यांश में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको मैंने पहले भी बता दिया है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। तो अभी जो मैंने व्याख्या की है उसमें तुम्हें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब मैं सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर को देते समय क्या क्या बताना होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें भाव सौंदर्य संबंधित प्रश्नों में भाव या विचार संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहिए और शिल्प सौंदर्य संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय काव्यांश की भाषा, शब्द प्रयोग, अलंकार, प्रतीक, बिंब, छंद, मुहावरे आदि विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते समय काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों से संबंधित बातों को बताना चाहिए। अब ये है अलंकार प्रयोग संबंधित प्रश्न। काव्यांश में जो भी अलंकार प्रयुक्त हैं, उन अलंकारों का उल्लेख करते हुए उस काव्यांश का उल्लेख भी करना चाहिए, यानी उदाहरण देते हुए अलंकारों के प्रयोग सौंदर्य को स्पष्ट करना चाहिए। अब है विशेष शब्द प्रयोग संबंधित प्रश्न। तो विशेष शब्द प्रयोग संबंधित प्रश्न के अंतर्गत जो काव्यांश में विशेष शब्दों का प्रयोग होता है, उन विशेष शब्दों का प्रयोग करने के कारण काव्यांश में किस तरह का सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इस बात पर प्रकाश डाला जाता है। अब मैं काव्यांश के सौंदर्य बोध संबंधी बातों को बताने जा रही हूँ। जैसे भाव सौंदर्य तो जो मैंने व्याख्या की है उसमें से तुम्हें मिल जाएगा। अब ये सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी बातों को मैं स्पष्ट कर रही हूँ। इसमें श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और भावों के अनुरूप मधुरता लिए हुए तथा कोमलता लिए हुए है। भाषा में संगीतात्मकता भी है और सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर भी शब्द का जो प्रयोग है, इस प्रयोग से सांसारिक परेशानियों अवरोधों की अधिकता के भाव का बोध होता है और किसी ने
जो विशेष शब्द प्रयुक्त हुआ है यह रहस्यात्मक प्रयोग है। इस प्रयोग के कारण कवि यह बताने में स्पष्ट हुआ है कि वह व्यक्ति जिसने उसके हृदय में प्रेम का भाव पैदा किया वह कौन है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वह कोई भी हो सकता है, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका और ईश्वर भी हो सकता है। तो ये रहा तुम्हारा सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी जानकारी। अब मैं इस काव्यांश से दोनों तरह के प्रश्नों को देने जा रही हूँ, जिसे हल करके आप कल अपलोड करेंगे और इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा।